ये तमाम यात्राएं खुद को बनाए रखने की कवायद थी, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गई हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की लगातार अनदेखी की जा रही है और उनके और भी ऐसे लोग हैं जहां अलग अलग व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। तो पहले वो अपना घर संभालें। हमने जब इनके केंद्रीय नेतृत्व का इनके ऊपर भरोसा नहीं है तो प्रदेश की जनता के बीच में ये क्या मुश्किल कर जाएंगे। मेरा जो कनेक्ट रहा है शुरू से युवाओं के साथ पहुंचा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। विधानसभा चुनावों की तैयारी तो चल रही है और अब बहुत ही जल्द यानी कि अक्टूबर में ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो ही जाएगा। अब इससे पहले सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी रणनीति है वो अलग अलग बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब उतर चुके हैं मैदान में, अपने लगातार दौरे कर रहे हैं क्षेत्रों के। अब वही बात है, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए थे और जो योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार लागू की हैं उनसे जनता को फायदा मिला है और उसी के दम पर एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। बात वही है कि चर्चा तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम आगे की रणनीति को लेकर बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा जी से। सर, अभी हाल ही में आपको एक नई जिम्मेदारी भी एआईसीसी की तरफ से मिली है। सेंट्रल वॉर रूम के को चेयरमैन आपको नियुक्त किया गया है। इस नई जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो मैं आला कमान और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये एक जिम्मेदारी दी है सेंट्रल वॉर रूम के को चेयरमैन की। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके इस विश्वास पे खरा उतरूं और मैं अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन कर पाऊँ। देखिए, वॉर रूम किसी भी चुनाव के लिए वॉर रूम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस बार हम चुनाव सिर्फ जीत के लिए नहीं, हम एक तरफा जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उसी तरह की हमारी तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो 156 का मिशन दिया है, उस मिशन को पूरा करने में इस सेंट्रल वॉर रूम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम इस वॉर रूम के माध्यम से प्रदेश के तमाम हिस्सों में कोने कोने में बैठे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक कोऑर्डिनेशन और कनेक्ट स्थापित करेंगे ताकि हम उन्हें सही तरीके से आगे के रणनीति के बारे में उन्हें बता सकें। जहाँ तक चुनाव जीतने की रणनीति है उसका खुलासा तो मैं आपको नहीं करूँगा, लेकिन ये तय मानिए कि इस बार रिवाज बदलेगा और कांग्रेस की सरकार हर हाल में वापसी करेगी। इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी भी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस भी यात्राएं छोटी मोटी कर ही रही है। अभी पिछले दिनों ईआरसीपी को लेकर भी यात्रा निकालने जानी थी, लेकिन वो स्थगित हो गई। मिशन 2030 की तैयारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, तो इसके जरिए एग्जैक्टली क्या है कि मिशन 2030 अगर देखा जाए तो कम शब्दों में इसको अगर एक तरीके से पिरोहा जाए तो क्या हो सकता है? सबसे पहले तो मैं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी जिक्र किया उसका। आप स्वयं लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश भर में जहाँ जहाँ इस परिवर्तन यात्रा का जो एक कह सकते हैं नाम लिया गया या कहते हैं कि ये खुद को बनाए रखने की जो कवायद की गई वो पूरी तरह से फेल साबित हुई। इनकी इन यात्राओं में भीड़ के नाम पर इनके 50-100 कार्यकर्ता भी नहीं थे। बहुत सारी जगह तो हमने देखा कि इन्होंने नृत्य आयोजित करवाए, कहीं किस तरीके के कोई अश्लील नृत्य हुए, कहीं स्टेज पे कुछ और हुआ। हमने तो यहाँ तक देखा कि इनके कार्यकर्ताओं में आपस में जूतों पैजार तक हुई। तो इनकी ये तमाम यात्राएं खुद को बनाए रखने की कवायद थी, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गई हैं। और चूंकि केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान की जो इनकी इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, उसको पूरी तरह से निकम्मा और नाकारा मान चुका है, इसीलिए उन्होंने चार्ज खुद अपने हाथों में ले लिया। आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से लगातार, चाहे वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, इनके केंद्रीय नेतृत्व के नेता हों, खुद अमित शाह जी हों, प्रधानमंत्री जी स्वयं हों, वो तमाम लोग बार बार राजस्थान आ रहे हैं क्योंकि स्थानीय इकाई पर उनका बिल्कुल भरोसा नहीं है। स्थानीय इकाई तो अपनी विपक्ष तक की भूमिका नहीं निभा पाई। तो इसलिए अब आप खुद ही सोच लीजिए कि जब इनके केंद्रीय नेतृत्व का इनके ऊपर भरोसा नहीं है तो प्रदेश की जनता के बीच में ये क्या मुंह लेकर जाएंगे। इन्होंने आरोप लगाए सिर्फ, और आरोप लगाना राजनीति नहीं होता। आलोचनात्मक तरीके से अगर सही तथ्यों के साथ ये किसी बात को रखते और अपनी भूमिका निभाते तो हमारी पार्टी को और हमारी सरकार को भी अच्छा लगता है कि एक दल विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, लेकिन वो अपने उस काम में भी पूरी तरह से फेल नजर आए। आपने बात की
मिशन 2030 की, बहुत कम शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान को एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में मिला है जो प्रदेशवासियों से ये जानना चाहता है कि आप अपने प्रदेश को, अपने राजस्थान को 2030 में किस रूप में देखना चाहते हैं, आपके प्रदेश में क्या होना चाहिए, उस वक्त प्रदेश का नक्शा क्या हो, प्रदेश में किस तरह के डेवलपमेंट होने चाहिए, वो सारे सुझाव उन आम जनता से संवाद करके एकत्रित किए जाने हैं। तो ये है मिशन 2030। इसका सीधा सा मतलब है कि एक व्यक्ति कितना आगे का विजन लेके चल रहा है, प्रदेश किस रूप में होना चाहिए ये सोच लेके चल रहा है, और उसमें भी वो थोपना नहीं चाहता। वो जनता की भागीदारी से ये सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रदेश की जनता अपने प्रदेश के लिए क्या चाहती है, क्या सोचती है कि यहाँ क्या क्या होना चाहिए, उन सबको, उनके सुझावों को संवाद के माध्यम से संकलित करके एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। और वो डॉक्यूमेंट इस प्रदेश की तरक्की के लिए एक कारगर, कह सकते हैं कि प्रयोग सिद्ध होगा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा 2030 में, किसे पता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन उस व्यक्ति की सोच देखिए जो अपने प्रदेश के लिए ये चाहता है कि मेरा प्रदेश, मेरे प्रदेश के वासी इस प्रदेश को 2030 में किस रूप में देखना चाहते हैं। उसी को लेकर ये मिशन 2030 की तमाम कवायद हैं। अलग अलग जिलों में जाकर लोगों के साथ, जनता के साथ संवाद किया जाएगा। अलग अलग ग्रुप्स होंगे। अभी आज ही देख लीजिए आप कि चौमू में बागवानों का एक ग्रुप होगा जिनके साथ संवाद करेंगे। यहाँ बिरला ऑडिटोरियम में तमाम ज्योतिषी हैं और उस तरह के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे संवाद होगा। उन संवादों के माध्यम से जो उनकी भावना होगी कि अपने प्रदेश के लिए वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उसी के माध्यम से, उसी के अनुरूप आगे की दिशा तय की जाएगी। तो ये एक ऐसा अनूठा प्रयोग है जो देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। सर, एक बात है, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। बिल्कुल, एक बात है कि जैसे ये जो प्रयोग चल रहा है 2030 का, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा राजस्थान में खूब उठा है, पेपर लीक के बाद से तो बहुत ज़्यादा उठ ही रहा है, क्योंकि ज़्यादातर युवा एग्जाम्स की तरफ फोकस करते हैं। तो अब वही है कि आगे एक चुनौती तो ये भी है कि रोजगार कैसे दिया जाए, और जो जितना भी ये जो कंट्रोल, मतलब डैमेज हुआ युवाओं के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या एक तरीके से प्लान है सरकार का कि इसके ज़रिए भी कोई रोजगार देने की, एग्ज़ाम के अलावा? देखिए, विजन डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें सम्मिलित की जाएंगी और ये बहुत ज़रूरी है कि प्रदेश के युवाओं को रोज़गार मिले। लेकिन रोज़गार सिर्फ और सिर्फ सरकारी क्षेत्रों में हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जब प्रदेश विकास की दिशा में अग्रसर होता है तो निश्चित तौर पर तमाम तरह की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ आती हैं, रोज़गार के द्वार खुल जाते हैं। अगर हम ये मान के चलें कि देश के किसी भी व्यक्ति को ये पता लगे कि राजस्थान विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो हर व्यक्ति प्रदेश में आना चाहेगा। चाहे वो कितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो चाहेंगे कि यहाँ आकर उन्हें अपनी इंडस्ट्री लगाने का अवसर मिले। तो जब ऐसी दिशा में हम आगे बढ़ने का प्रयास करना शुरू कर देंगे तो रोज़गार की संभावनाएं भी बहुत बढ़ जाएंगी। आपने एक मुद्दा उठाया पेपर लीक का। पेपर लीक सिर्फ राजस्थान का इशू नहीं है, देश भर में अलग अलग तमाम राज्यों में बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो पेपर लीक होते रहते हैं। लेकिन आपने कभी किसी राज्य में सुना है कि जिन ग्रुप्स ने इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं या इस तरह की जो गतिविधियां की हैं जिनके माध्यम से पेपर लीक हुए हैं, उनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई की हो? राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां उन आरोपियों के खिलाफ, उन लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की गई है। उनके ऑफिसेज, उनकी जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके घर हैं, उन तक पे बुलडोजर चलाए जाने तक जैसी कार्रवाई हुई है। तो ये एक ऐसा प्रदेश है जहां घटना होती है, घटना के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई की जाती है। तो इसलिए घटना होने के साथ साथ उस पर कार्रवाई होना, ये सरकार की जो कहते हैं कि एक्टिविटी, एक सुशासन की पहचान है कि घटना के बाद उस पर त्वरित कार्रवाई हुई है। तो निश्चित तौर पर विजन 2030 डॉक्यूमेंट में युवाओं को लेकर भी बहुत कुछ होगा, रोजगार को लेकर भी बहुत कुछ होगा, और प्रदेश के हर नागरिक के लिए उनकी भावना के अनुरूप बहुत कुछ होगा। तैयारी तो कांग्रेस कर ही रही है, दावा भी करिए दोबारा से जीत का। बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि एक ही मंच पर भले ही सब आ गए हैं लेकिन तब भी एक दूसरे का नाम नहीं लेते।
तो सीधे तौर पर आप समझ गए होंगे सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बातें करती हैं। तो अभी एक और मैं साथ में एक सवाल जोड़ देती हूँ। अभी जो कि 25 सितंबर की जो घटना हुई थी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने याचिका दायर की थी, अभी कल ही इसमें सुनवाई भी हुई थी। तो सचिन पायलट ने भी कुछ समय पहले जब जो भी हुआ था राजस्थान में, तब भी कहा था कि हमने अवमानना नहीं की, अवमानना तो 25 सितंबर को हुई थी। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, पहले वो अपना घर खुद संभालें। उनके घर की हालत आप देख रहे हैं कि उनकी घर की हालत क्या हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की लगातार अनदेखी की जा रही है और उनके और भी ऐसे लोग हैं जहां अलग अलग व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। तो पहले वो अपना घर संभालें। हमने अपना घर पूरी तरीके से संभाला हुआ है और हम एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनावों में उतरने जा रहे हैं। बात की आपने सचिन पायलट जी की, तो आपने चाहे यहाँ के मंच हों या जिस तरह से वो लगातार प्रदेश में अपने विधानसभा क्षेत्र और बाकी जगह भी जा रहे हैं, अपना जो काम है पार्टी के लिए उसको लगातार कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है और उसी एकजुटता के साथ आने वाले चुनावों में उतर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में ना रहे कि कांग्रेस एक नहीं है। वो पहले अपने कुनबे को संभाले, उसके बाद हमारी तरफ देखें। बीकानेर से आपके चुनाव लड़ने की खबरें बहुत तेजी से फैल रही हैं और ऐसा है कि हाँ, सीट तो पक्की है। क्या कहेंगे इस पे? ये निर्णय आलाकमान को लेना है, केंद्रीय नेतृत्व को लेना है कि मुझे कहाँ से अवसर देंगे। चुनाव लड़ने की मेरी पूरी मंशा है और मैं पूरी तैयारी करके बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति सक्रिय राजनीति में होता है, सबका ये सपना होता है कि उसे जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। उसी सपने को मैंने भी संजोया है, मैंने भी पाला है और मैं ये चाहता हूँ कि इस बार राजस्थान की विधानसभा में पहुँचने का मुझे भी सौभाग्य मिले और मैं जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा कर पाऊँ। और कहते हैं ना कि बीकानेर हो, भीलवाड़ा हो या प्रदेश का कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहाँ से मुझे आला कमान, मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश का नेतृत्व जो भी उचित समझेगा, जहाँ से भी मुझे अवसर देगा, क्योंकि ये काम उनका है, कौन सी सीट से कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, लेकिन मैंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि मैं पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर, एक आखिरी सवाल, चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं, एक विज़न होता है, एक तो सरकार का विज़न लेकर जो चलते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं, वो एक अलग होता है। जब भी कोई प्रत्याशी मैदान में उतरने की सोचता है तो वो भी अपने क्षेत्र को लेकर भी कुछ सोचता है कि हम ये विज़न लेके चलेंगे, ये काम करेंगे। तो बीकानेर को लेकर आपका क्या विज़न है? आप सिर्फ बीकानेर पे ही क्यों अटके हुए हैं? अच्छा, चलिए आपका विज़न क्या है एग्जैक्टली, जिस भी क्षेत्र से आपको उतारा जाए? देखिए, मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि मेरा जो कनेक्ट रहा है शुरू से युवाओं के साथ बहुत ज़्यादा रहा है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि युवाओं को आगे लाया जाए और जिस भी विधानसभा क्षेत्र से अवसर मिलेगा वहाँ की तमाम विकास की जो गति है उसे और आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहाँ के जितने भी इश्यूज़ हैं, देखिए सरकार होती है तब भी कुछ न कुछ इश्यूज़ बाकी रह जाते हैं। जनहित की तमाम योजनाएं आम जनता तक पहुँचे, उसके लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। डेवलपमेंट में जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि हर शहर, हर विधानसभा क्षेत्र को वहाँ अच्छी सड़कें हों, वहाँ पेयजल की व्यवस्था हो, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो और जो नागरिक हैं वहाँ के वो खुश हों। उन्हें ये लगना चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि हमारे साथ है जिसको उन्होंने चुना है। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ से भी अवसर मिलेगा वहाँ के नागरिक इस बात के लिए तो निश्चिंत रहें कि उनका जनप्रतिनिधि अगर वो मुझे चुनेंगे तो हमेशा अपने साथ मुझे खड़ा पाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर चुनावी रणनीति को थोड़ा सा बता दिया और इसके अलावा जो आगे की तैयारी है उसको लेकर भी बातें स्पष्ट कर दी। तो इसी के साथ में बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।